Hello everyone, welcome to my channel अकाउंटिंग एट अ ग्लांस पार्ट 4। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टोटल 10 कॉन्सेप्ट एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देयर आर 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। 6 कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, बाकी कॉन्सेप्ट्स जो बचे हुए हैं उनको हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में 7th कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड की जाएं वो ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड होने चाहिए, वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होने चाहिए। यू कैन से कि वो सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस प्रॉपर एविडेंस्ड हों, सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल बिजनेस डॉक्यूमेंट हो। अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो भी रिकॉर्डिंग बिजनेस में होती है, चाहे आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के केस में इनवॉइसेस होते हैं, वाउचर्स होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन के केस में कैश मेमोज या कैश रिसिप्ट होती हैं, बिल्स होते हैं, तो उनके बेस पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जिस चीज़ का बिल नहीं है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, और जितने अमाउंट का बिल है उसी अमाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ जिससे कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होंगी वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस रहती हैं। मैनेजमेंट इसमें अपना एक रोल प्ले नहीं करती, अकाउंटेंट इसमें कोई अपनी बायसनेस नहीं दिखा सकता। जो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट हैं उसके बेस पर रिकॉर्ड होता है। एज़ पर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट के का रीज़न, इसी कॉन्सेप्ट का एक रीज़न ये है, इस कॉन्सेप्ट के कारण ही कि हम जो एसेट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाते हैं, या जो कॉस्ट हमने एसेट्स के लिए पे की है उसका हमारे पास प्रूफ होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है, उसी को हम रिकॉर्ड करने में यूज़ करते हैं। इसीलिए मार्केट वैल्यू को, एसेट्स की मार्केट वैल्यू को यूज़ नहीं किया जाता बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि उन्हें हम वेरीफाई, उस मार्केट वैल्यू को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ऑब्जेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर एडॉप्टिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर एसेट्स। ठीक है, बिकॉज दिस कॉस्ट पेड कैन बी वेरीफाइबल। नाउ सो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि हमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बेस पर ही, वाउचर्स के बेस पर, बिल्स के बेस पर ही रिकॉर्ड करनी है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ईजी भी है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट सभी एक्सपेंसेस, सभी इनकम जो एक अकाउंटिंग पीरियड की हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है, वेदर एक्चुअल कैश हैज़ बिन पेड और रिसीव्ड और नॉट। जो खर्चे एक साल से संबंधित हैं, जो इनकम उस साल से संबंधित है, उन्हें रिकॉर्ड कीजिए, चाहे कैश में ट्रांजैक्शन हुई हो चाहे क्रेडिट में हुई हो। तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना ही करना है व्हेन सेल्स आर मेड। अपने अपनी चीज़ें बेच रहे हैं या सेवाएं दे रहे हैं, तभी आप इसको रेवेन्यू की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये इसमें यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कैश रिसीव हुई हो या नहीं। सिमिलरली एक्सपेंसेस को भी आप, उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी आप रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश में पे किए गए हैं या नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस ही आपको उस रेवेन्यू को जनरेट करने में, उस कमाई को करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अभी मैंने एक वर्ड बोला कि एक इनकम को जनरेट करने में जो खर्चे असिस्ट कर रहे हैं, अभी मैचिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट में कॉस्ट को मैच किया जाता है रेवेन्यू से। कौन सी कॉस्ट को? करंट ईयर की, अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट को आपने उसी करंट ईयर की, उसी अकाउंटिंग पीरियड की रेवेन्यू से मैच करना है। मतलब मैच का मतलब ये हुआ, जिस साल आप इनकम कमा रहे हो उसी इनकम से, उसी साल से संबंधित खर्चों को आप एडजस्ट करोगे, चार्ज करोगे, क्योंकि उस कमाई को करने के लिए आपने इस साल खर्चे किए हैं, तो उन खर्चों को उस कमाई में से ही चार्ज करना है, एडजस्ट करना है। आप कोई भी चीज़ बेचते हो, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कोई भी चीज़ बेच रहे हो तो बेचने के लिए उस साल जो आपने खर्चे किए हैं, उस सेल से रिलेटेड आपने स्टॉक भी परचेज़ किया होगा, आपने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे भी किए होंगे, आपने लोग एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दी होगी, वो सभी खर्चे उसी साल से संबंधित हैं, तो उस साल की इनकम से चार्ज किए जाएंगे। तो ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। इसीलिए एक्सपेंसेस जो करंट ईयर के होते हैं, ड्यू होते ही, चाहे वो पे किए गए या नहीं किए गए, उन्हें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने डेबिट में दिखाना है, ड्यू टू मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ओके,
इसी कॉन्सेप्ट के कारण ही कुछ वर्ड जो सामने आपके लिखे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये वर्ड निकल कर आते हैं ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, चाहे वो कैश में पे किए गए हैं नहीं तो अभी आप उसे खर्चा मानते हो और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाते हो। हाँ, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है जो खर्चे अभी देने रहते हैं, कैश में उसे पे नहीं किया है हमने हालांकि, बट ये अभी पे करने हैं हमने फ्यूचर में, इसीलिए इसको प्रॉफिट लॉस में तो दिखाया ही जाएगा क्योंकि करंट ईयर के खर्चे हैं ये इसे, लेकिन अभी फ्यूचर में देने हैं तो ये लाइबिलिटी भी हो जाती है, बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी एज अ दायित्व, एज अ लाइबिलिटी। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो एडवांस में हमने पे कर दिए, तो ये एडवांस में पे कर दिए मतलब इससे रिलेटेड जो इनकम जनरेट होनी है फ्यूचर में होनी है, तो इन खर्चों को भी फ्यूचर से एडजस्ट करेंगे, फ्यूचर रेवेन्यू से एडजस्ट करेंगे और इसे खर्चे ना मानते हुए हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाते हैं। रियल क्लियर। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर रह जाती है, जिसे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाया जाता है और इसको नेक्स्ट ईयर एज ओपनिंग स्टॉक हम लेकर जाते हैं ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट वन इनकम रिसीवेबल, वो इनकम जो अभी होनी रहती है, ड्यू तो हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, इसे हम इनकम रिसीवेबल बोल सकते हैं या एक्रूड इनकम कह सकते हैं। इसको भी आप रेवेन्यू मान लेंगे क्योंकि अभी ये इनकम ड्यू तो हो चुकी है, भले ही रिसीव ना हुई हो, तो करंट ईयर की इनकम में रेवेन्यू में इसे ऐड किया जाएगा। बट जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है वो करंट ईयर की इनकम है ही नहीं, तो उसको रेवेन्यू में से हटा दिया जाएगा, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। राइट, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, बिजनेस में हम सेल करते हैं, अपने सर्विसेज दे रहे होते हैं या चीज़ें बेच रहे होते हैं, गुड्स बेच रहे होते हैं, तो दोनों ही केसेस में रेवेन्यू जनरेट होती है। तो रेवेन्यू कब आप मानोगे जनरेट हुई, कौन सी इनकम स्टेटमेंट में उसको दिखाओगे, कौन से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उस रेवेन्यू को दिखाओगे। तो ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है ये टाइम पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये जितने भी बुलेट्स में मैंने बात बता रखी है सेम सभी एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये कॉन्सेप्ट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड। अब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करनी है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो ये है, जब आप चीज़ सामने वाले को बेच देते हो, परचेजर को आपने अपना सामान बेच दिया है, जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, आप सेलर हो, आपने परचेज़र को सामान बेचा है, बेच दिया, जैसे ही ऑनरशिप दूसरे के पास चली गई उसी वक्त आपने रेवेन्यू जनरेट मान लेनी है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेनी है और एज अ सेल्स उसको दिखा देना है, एज अ रेवेन्यू से अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखा देना है। राइट, तो इनकम स्टेटमेंट जैसे ही आप बनाते हैं, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन फर्म एक्चुअली सेल्स गुड्स अगेंस्ट द ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ऑनरशिप आप ट्रांसफ़र कर देते हो उसी दिन। एक एग्जांपल भी इसमें दिया गया है कि एक फर्म को ऑर्डर मिलता है 15 जनवरी को, वो माल भेजता है 25 जनवरी को और जिसको उसके इनकम जब जनरेट होती है, जो कैश उसे मिलता है उस माल के बदले के माल उसने 25 जनवरी को भेजा, लेकिन उसकी जो रिसिप्ट हुई, कैश रिसिप्ट जो हुई, वो जो कैश मिला 30 मार्च को मिला, तो रेवेन्यू कब माने जाए, रेवेन्यू हमने 25 जनवरी को ही मान लेनी है जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई है उन गुड्स की। ठीक है, राइट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसके, दो एक्सेप्शन सामने हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उनमें रेवेन्यू जनरेशन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। उनको रेवेन्यू जनरेशन में हमें जब रिकॉग्नाइज करना है तो जितना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसी को आपने रियलाइज़ मान लेना है कि इतना काम पूरा हो चुका, तो इतने काम से संबंधित जो इनकम है वो हो गई। इन केस ऑफ सेल्स और इंस्टॉलमेंट बेसिस अगर है तो इस केस में जितनी इंस्टॉलमेंट आपकी इकट्ठी हो चुकी हैं, जितना अमाउंट आप कलेक्ट कर चुके हो थ्रू इंस्टॉलमेंट, उसी को आप रेवेन्यू रियलाइज्ड मान लेंगे। राइट, तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो हमने टोटल 10 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। ये 10 कॉन्सेप्ट का एक सामने डायग्राम बना हुआ है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी इसे बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये सभी कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट तो है ही, ये रूल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे अकाउंटिंग एंट्रीज होनी होती हैं
और ये सब इंटर रिलेटेड भी हैं। आई होप ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपको इम्पोर्टेंट तो है ही, आपको समझ में भी आ रही होंगी। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर और लेक्चर चाहते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसको भी अपलोड करूँगी। तो आई थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ वीडियो। इट विल really helpful for you. Thank you very much.